कहते हैं जब एक आम इंसान के हाथ में किसी बड़े राज की चाबी लग जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और अगर वह राज 1,000 करोड़ रुपए के काले खेल से जुड़ा हो तो फिर उसके पीछे सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि मौत भी पड़ जाती है। आज की कहानी एक ऐसे कराटे मास्टर और उसके परिवार की है जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उनका सामना देश के सबसे खतरनाक अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं और ताकतवर बिजनेसमैन से होता है। तो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है ब्लास्ट, जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है राजाराम नाम के कराटे मास्टर से, जो कि अपने स्टूडेंट्स को कराटे सिखाता है। और राजाराम अगर कहीं गलत होता हुआ देखता है तो वो वहाँ सबसे आगे खड़ा होता है और उन लोगों को सबक भी सिखाता है। और यही बात राजाराम हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाता रहता है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके घर के जस्ट बाजू में ही था। अब जब वो घर वापस आता है ना, तो वो देखता है कि उसकी बेटी नीला को पड़ोस के बच्चे रोहन ने पीट दिया है और इसी वजह से वो बुरी तरह से रो रही है। अब यह राजाराम नीला से कहता है कि जिस तरह से रोहन ने तुम्हें पीटा है उसी तरह से तुम रोहन को भी पीट सकती हो। इसलिए राजाराम अपनी बेटी नीला को वापस रोहन के पास भेजता है, लेकिन वापस से रोहन ने नीला को फिर से बुरी तरह से पीट दिया था और इस बार यहाँ नीला को बुरी तरह से चोट भी लग चुकी थी। अब वो वापस से अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है कि वो रोहन से कमजोर है और वो उसे नहीं जीत सकती, इसलिए अब मुझे भी कराटे सीखना है। राजाराम उसे कराटे जरूर सिखाता, लेकिन नीला की ये कोई उम्र नहीं थी, लेकिन अब उसे सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि नीला अब सब कुछ समझने लगी है। इसलिए अब नीला की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। नीला बहुत मेहनत करती है और आखिरकार उसने कराटे सीख लिया था और अब उसे रोहन से बदला भी लेना था। वो एक दिन रोहन के पास गई और रोहन को यहाँ उसने बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था। रोहन पूरी तरह से डर जाता है कि आखिरकार इतनी सी लड़की उसे कैसे पीट सकती है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि नीला की फैमिली में उनका ही एक मेडिकल स्टोर भी है, जिसे राजाराम के भाई मतलब कि नीला के चाचा संभालते हैं, जिनका नाम सिब्बू है और वो अपनी नीला से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब से नीला कराटे सीखी है ना, तब से वो मोहल्ले के लड़कों को बुरी तरह से पीटती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कराटे चैंपियनशिप होती है। उस चैंपियनशिप में नीला ने भी भाग लिया था, लेकिन इस चैंपियनशिप में यहाँ नीला जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हार गई थी। अब क्योंकि नीला हार चुकी थी इसलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके पिता उसके साथ थे और राजाराम उसे समझाते हैं कि एक बार मैं भी ऐसे ही हारा था। 34 लगातार टूर्नामेंट जीतने के बाद वो एक टूर्नामेंट हार गया था और फिर उसे भी इसी तरह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो उदास नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी, उसने ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की, मेहनत की और फिर उसके बाद से वो कभी नहीं हारा। और अब अगली बार फिर से जब कराटे चैंपियनशिप होता है ना, तो इस बार नीला जो है वो जीत जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब सुब्बू और नीला जब खाना खा रहे थे ना, तब यहाँ पर नीला चाचा से पूछती है कि आखिरकार पापा को कराटे किसने सिखाया था। तब सुब्बू बताता है कि दरअसल में तुम्हारे नाना ने ही तुम्हारे पापा को कराटे सिखाया है। सुब्बू यहाँ नीला को एक बात और बताता है कि तुम्हारे पिता 34 लगातार टूर्नामेंट जीतने के बाद एक टूर्नामेंट हार गए थे। वो पता है किससे हारे थे? वो तुम्हारी माँ से हारे थे। इसका मतलब नीला की माँ नीला वेने को भी कराटे जो है वो बहुत अच्छे से आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सड़क छाप गुंडे जो है वो एक छोटे से होटल में बैठे हुए थे और वो वहाँ पर एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। तभी यहीं पर हम देखते हैं राजाराम को, जो कि उन सड़क छाप गुंडों को सबक सिखाता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीट देता है। यहीं पर हम नीला को भी देखते हैं और नीला ये सारी चीजें देख रही होती है। जिसके बाद नीला और राजाराम यहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय यहाँ पर नीला के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। नीला अपने पिता से पूछती है कि आखिरकार वो लड़का तो हमारे रिश्तेदार में कोई नहीं लगता, तो फिर आप उसके लिए क्यों लड़े? तब राजाराम एक कहानी बताता है। वो कहता है मेरी एक बहन हुआ करती थी। एक दिन अचानक से उसके साथ कुछ हादसा हो गया। वहाँ पर लोग जो है वो खड़े रहकर तमाशा देखते रहे। अगर कोई आगे बढ़ता तो शायद आज उसकी बहन जिंदा होती। मेरी बहन का नाम नीला था और आज तुम्हारा नाम भी नीला है। इसलिए राजाराम यहाँ नीला से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो और कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ देखो तो सबसे आगे खड़े रहना। फिर प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, कभी भी कुछ मत सोचना। जिसके बाद हम देखते हैं कि कहानी जो है वो डायरेक्ट 15 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जिसकी जमीन के नकली पेपर्स जो है वो कुछ गुंडों ने बना लिए हैं और इसी वजह से वो एक नेता से बात कर रही थी।
लेकिन कहीं से भी कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। और तो और उस नेता को तो 10% मिलने वाले थे, इसलिए वो भी कोई मदद नहीं करता है। तो इस तरह से उस बूढ़ी औरत को कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसी बस में यहाँ नीला बैठी हुई है, जिसके बाद हम उसी बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो कि उन गुंडों के पास पेपर्स लेकर जाती है। तभी अचानक से उन्हीं के एक आदमी को किसी ने बुरी तरह से पीट दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि नीला ही थी। नीला यहाँ पर आती है और अब धीरे धीरे करके उनके सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगती है, और जो नकली पेपर्स थे ना उन्हें भी वो यहाँ पर फाड़ देती है। और वो बूढ़ी औरत से कहती है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। अगले सीन में हमें कार्तिकेय नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, जिसने वरुण दयालन नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। कार्तिकेय ने पता किया है कि वरुण दयालन के लोगों ने एक बहुत बड़े गाँव का सफाया कर दिया है और वहाँ की सारी जमीन जो है वो हड़प ली है। वरुण दयालन जो है वो बहुत ही खतरनाक बिजनेसमैन है, और हाल ही में उन्हें एक रेयर मिनरल्स के बारे में मालूम चला है जिसका नाम ब्लैक ओपल है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन वो ब्लैक ओपल डायमंड जो है वो पहाड़ के लगभग 1500 फीट नीचे है, और अगर वहां पर माइनिंग की गई तो वहां एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और पूरा गांव तबाह हो सकता है, और वहां 1300 लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इन सारे चीजों से वरुण दयालन को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ब्लैक ओपल दिख रहा था, किसी भी हालत में वो उसे चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो लगभग 7000 करोड़ रुपए की है। लेकिन दो तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। पहले ही कि माइनिंग मिनिस्टर जो है वो हमें वहां माइनिंग करने की परमिशन नहीं देगा। दूसरी प्रॉब्लम ये कि वहां का कार्तिकेयन सोशल एक्टिविस्ट है ना, उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे लीगल कामों का उसके पास कच्चा चिट्ठा है। अगर वो बाहर आ गई तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं राजाराम कराटे मास्टर के घर के सीन को, जहां पर हम देखते हैं कि नीला जो है वो आज पहली बार ऑफिस जाने वाली है, क्योंकि उसकी नौकरी लगी है। हालांकि उसकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस मिलने वाला था। वो अपने बॉस से मिलती है जिसका नाम राकेश है। राकेश उसे काम समझा देता है, और यहाँ पर नीला जो है वो काम करने में लग जाती है। नीला अपने काम को काफी अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि वो हर एक काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीला जो है वो बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग भी देती है, और फिर उसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर जाती है, जहाँ वो अपने चाचा के साथ मेडिकल स्टोर चलाती है। आगे हम देखते हैं कि मास्टर के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे थे। टॉयलेट बहुत कम थी, इसलिए वो एक और टॉयलेट बनवाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोदा गया था। जिसके बाद हम टॉबी नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि हाल ही में जेल से बाहर निकला है। दरअसल में टॉबी जो है वो चैन स्नैचिंग के केस में जेल के अंदर चला गया था, लेकिन अब जब वो बाहर निकला है तो वो अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था। पत्नी भी उससे जोर जोर से बातें कर रही थी, क्योंकि टॉबी जो है वो पैसे कमाकर नहीं लाता है। तब टॉबी अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे कृपा की गैंग में शामिल होना है, इसलिए मेरा जुगाड़ लगवाओ। आगे हम देखते हैं कि नीला जब ऑफिस में आराम से काम कर रही थी ना, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। वो उससे कहता है कि आज से तुम दूसरे सिस्टम पर बैठोगी। जब नीला दूसरे सिस्टम पर बैठकर काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि राकेश जो है वो उसे देख रहा है, और राकेश ने ही कहा है कि वो यहाँ पर आकर बैठे ताकि वो उसे देख पाए। जिसके बाद वरुण दयालन जो है वो माइनिंग मिनिस्टर के पास जाता है, उसे ब्लैक ओपल डायमंड के बारे में बताता है, और उन्हें 1300 लोगों के बारे में भी बताता है कि उन लोगों की जान जा सकती है। लेकिन माइनिंग मिनिस्टर कहता है कि मुझे पता है कि ब्लैक ओपल डायमंड की कीमत लगभग 7000 करोड़ रुपए है, इसलिए मुझे 15% चाहिए, इसलिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी व्हाइट में। अगर तुम मुझे 1000 करोड़ दे देते हो तो मुझे 1300 लोगों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें सुनने के बाद वरुण दयालन जो है वो 1000 करोड़ की जुगाड़ करने लगता है, और वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के पास कॉल करता है जिसका नाम अब्राहम होता है। और वरुण को कार्तिकेय को भी ठिकाने लगाना था, इसलिए वो कृपा के पास कॉल करता है। कृपा जो है वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और ऐसे काम वही कर सकता है। तब कृपा जो है वो ये सारी बातें अपने भाई शिवा को बताता है, और उसे कहता है कि एक आदमी को नहीं मारना है बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मारना है, इसलिए सभी लोगों को लेकर जाओ और उसकी पूरी फैमिली को मार डालो। तो जब कार्तिकेय अपनी बेटी को स्कूल से घर लेकर आता है ना, तभी शिवा के लोग जो है वो उनकी फैमिली पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब्राहम के पास 1000 करोड़ रुपए आ चुके थे और उसे व्हाइट में बदलना था, और ये काम देश में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और
वो है अब्राहम। अब्राहम इन पैसों को सबसे पहले तो दुबई भेजेगा और वहां से वो वाइट करके इंडिया में वापस लेकर आएगा और माइनिंग मिनिस्टर को देगा। तो सब कुछ सेट हो चुका था। दुबई से एक आदमी आता है और वो अब्राहम को हवाले का 100 का नोट देता है। वो कहता है कि जब तुम दुबई में जाकर ये 100 का नोट उन्हें दोगे ना तो वो तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दे देंगे। अब्राहम के लिए ये काम बहुत इजी था। ऐसे काम वो पहले भी कई बार कर चुका है। जिसके बाद हम नीला को देखते हैं जो कि हर बार कैब से ही ऑफिस से घर वापस जाती है, लेकिन आज राकेश भी उसी कैब से घर वापस जाने लगता है। बीच रास्ते में राकेश नीला से बातें कर रहा था। राकेश कहता है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन की बातें करूंगा, यहाँ पर काम कितना कौन करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे कितने काम आ सकती हो इससे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। नीला उसकी सारी बातें समझ रही थी। अचानक से राकेश जो है वो उसे छूने लगता है और ये देखकर नीला को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ राकेश को बहुत ही बेरहमी से पीट डालती है। नीला ने राकेश को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि आज के बाद राकेश जो है वो उसे नजरें ऊंची कर कर भी नहीं देखेगा। आगे हम देखते हैं कि नीला वेनी जो है वो अपने पति मास्टर से बात कर रही थी। नीला वेनी कहती है कि हमारी बेटी नीला के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन मास्टर कहते हैं कि फिलहाल मैं नीला को उसके पैर पर खड़ा करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उसकी शादी करूंगा। और अगर आज भी नीला अगर शादी करने के लिए मान जाती है तो मैं उसकी आज ही शादी करा दूंगा, क्योंकि मर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीला की रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि राकेश जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, उसके गले में भी पट्टा डला हुआ है। तभी उसका एक दोस्त आता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुझे वहां नीला के साथ देख लिया था, कार में तुमने कार को डांसिंग कार बना दिया था, मुझे पता है उस लड़की का कैरेक्टर ऐसा ही है। तब राकेश कहता है एक बार तुझे भी उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। अब अगली सुबह नीला जब ऑफिस आती है ना तो वहाँ सारी लड़कियां जो है वो नीला से कह रही थी कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नीला ने राकेश के दोस्त को भी बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया है और अब उन दोनों की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और आज के बाद वो किसी भी लड़की से बात नहीं करने वाले। अब रात के टाइम में हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव में पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है, लेकिन वो लड़का पुलिस वालों को बताता है कि आज उसका जन्मदिन है इसलिए उसने थोड़ी सी पी ली थी। इसी वजह से यहाँ पर अर्जुन गिरी नाम के पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना। जिसके बाद वो लड़का जब यहाँ से जाने लगा था ना तभी उसकी स्कूटी जो है वो बहक जाती है और इसी वजह से यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाले तुरंत ही उस कार के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस बंदे की सांसें अभी चल रही है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अब्राहम होता है। तब पुलिस वाले तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। जब अब्राहम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम चला कि वो बेहोश है और उसे होश आने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है। तब ये सारी बातें जो है वो वरुण दयालन तक भी पहुंच चुकी थी। वरुण कहता है कि हमें तुरंत ही अब्राहम को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी पहचान सभी तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। तब वरुण अपने बहुत सारे गुंडों को हॉस्पिटल भेजता है ताकि वो वहां से अब्राहम को लेकर आ सके। तभी यहीं पर हम अरुण गिरी नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जहां उन्हें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये सारे गुंडे जो हैं वो यहाँ अब्राहम को मारने के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें मालूम चल जाता है कि दरअसल में ये लोग उसे मारने के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी वो बिना डरे आगे बढ़ रहे थे। तब अब्राहम ने अपनी गन से गोली चला दी और अब्राहम के पैर में मार दी। तब ये लोग डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये बात जब वरुण दयालन को मालूम चली तो अब उसे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम को वो हॉस्पिटल में नहीं रहने देना चाहता है। अरुण गिरी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि हॉस्पिटल में जो बंदा है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो लोग उसकी फोटो खींचते हैं और सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उस बंदे के बारे में पता कर सके। तभी यहाँ अरुण गिरी के पास एक कॉल आता है और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों को मारा गया है और फिर मालूम चला कि दरअसल में 30 मिनट पहले ही अब्राहम यहाँ से भाग चुका है। अब्राहम के साथ बहुत सारे लोग नहीं थे बल्कि अब्राहम अकेला ही था और अब्राहम अकेले नहीं, यहाँ पर सारे पुलिस वालों को मार दिया था और यहाँ से भाग गया। जिसके बाद अब्राहम तुरंत ही कृपा भाई के पास गया था। कृपा भाई अपना काम कर रहे थे तो वहीं अब्राहम भी अपने काम में लगा हुआ था। उसे वो 100 का नोट किसी भी हालत में दुबई ले जाना था, इसलिए वो तुरंत ही वरुण दयालन के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि प्राइवेट जेट तैयार करो, क्योंकि उसे किसी भी हालत में दुबई जाना है। अगर वो दुबई नहीं जा पाया तो ये 1000 करोड़ रुपए
वाइट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर अब्राहम को अपने पैर का इलाज करना था। पैर में चोट लगी हुई है क्योंकि अरुण गिरी ने उसके पैर में गोली मार दी थी। तो अब्राहम को कुछ टेबलेट्स की जरूरत थी, लेकिन वो टेबलेट्स जो है वो डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। तब कृपा अपने लड़कों को मेडिकल स्टोर भेजने का सोचता है ताकि वो वहाँ से टेबलेट ला सके। लेकिन अब्राहम कहता है कि अपने लड़कों को मत भेजना, किसी ऐसे इंसान को भेजना जो कि तुम्हारा बंदा ना हो। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो टॉवी को भेजेंगे, क्योंकि टॉवी जो है वो हाल ही में उनकी गैंग में शामिल हुआ था और वो ये सारे काम जो है वो आराम से कर सकता है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि नीला के चाचा 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए मेडिकल स्टोर पर फिलहाल तो यहाँ मास्टर जी मौजूद, लेकिन वो सुबह से ही मेडिकल स्टोर पर मौजूद थे। इसलिए नीला जो है वो मेडिकल स्टोर पर जाती है ताकि मास्टर जी जो है वो घर आकर खाना खा सके। तो अब नीला अकेले ही इस मेडिकल स्टोर को संभालने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टॉवी जो है वो इसी मेडिकल स्टोर पर आता है। सामने भी एक मेडिकल स्टोर थी, लेकिन वहाँ कोई लड़का था। टॉवी को ऐसा लगा कि लड़की के ऊपर वो आराम से जुल्म ढा सकता है और आराम से उससे दवाइयाँ ले सकता है। जब वो दवाई का पर्चा बताता है तो नीला कहती है कि ये टैबलेट्स डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। तब यहाँ टॉबी जो है वो टेबल पर चाकू रख देता है, लेकिन यहाँ पर अपनी माँ की कही हुई बात नीला को याद आ जाती है कि आगे से झगड़े नहीं करने हैं, इसलिए वो चुप रहती है और टैबलेट्स दे देती है। जाते जाते यहाँ पर टॉबी जो है वो चॉकलेट्स निकाल लेता है और साथ ही उसने देखा कि नीला के गले में एक सोने की चैन भी है। उसके अंदर लालच आ जाता है और अब वो नीला से उसकी चैन मांगने लगता है, लेकिन नीला यहाँ पर उसे सबक सिखाने के लिए ही बैठी है। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी कि ये कौन सी और गलती करेगा। तब नीला उसे बहुत ही बेरहमी से पीटती है और तो और उसी के चाकू से उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देती है। ये सारी खबर जो है वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले तुरंत ही टॉबी को अरेस्ट करने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है और यहाँ नीला से कहा जाता है कि वो भी पुलिस स्टेशन आए ताकि हम टॉबी के खिलाफ FIR लिख सकें। तब यहाँ नीला भी मान जाती है। अब टॉबी पुलिस स्टेशन में मौजूद था। उसे ये सारी खबर जो है वो कृपा के लोगों तक किसी भी हालत में पहुंचानी थी। तभी उसने यहाँ पर मोबाइल देखा। तब वो टॉयलेट के बहाने से टॉयलेट गया और वहाँ पर उसने एक मोबाइल फोन से कृपा के पास कॉल लगाया और उन्हें ये सारी बातें बता दी। लेकिन उसने ये बात नहीं बताई थी कि उस लड़की ने उसे बुरी तरह से पीटा, जबकि उसने ये बताया कि वो चैन छीनने गया था, तभी अचानक से उस लड़की ने हंगामा मचा दिया और इसी वजह से उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तब यहाँ पर अब्राहम को ऐसा लगा कि अगर टॉबी के ऊपर ज्यादती की गई, उसे मारा पीटा गया, तो टैबलेट के द्वारा पता किया जा सकता है कि अब्राहम जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये टैबलेट अब्राहम को ही चाहिए है। ये बात पुलिस वालों को पता रहेगी। अगर उस लड़की ने FIR दर्ज करा दी तब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसी वजह से अब्राहम कहता है कि उस लड़की की पूरी फैमिली को मार डालो, सबसे पहले उस लड़की के बारे में पता करो। तब कृपा अपने एक आदमी के पास कॉल करता है जो कि लोगों को पता करने का काम ही करता है। उसके पास कॉल लगाकर वो कहता है कि हमें एक लड़की के बारे में पता करना है। तब यहाँ वो आदमी दूसरे आदमी के पास कॉल लगाता है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। दूसरे आदमी ने पहले आदमी को बताया कि वो कराटे मास्टर की बेटी है, लेकिन पहले आदमी को यहाँ हेडमास्टर की बेटी सुनाता है और यही सारी बातें अब पहला आदमी कृपा को बता देता है कि वो हेडमास्टर की बेटी है। तब कृपा अपने भाई शिवा को तैयार करता है और कहता है उसकी पूरी फैमिली को मार डालो। तब शिवा ऐसा ही करता है। वो अपने सारे बंदों को लेकर कराटे मास्टर के घर पहुंच जाता है। उस वक्त नीला वैनी जो है वो अपनी बेटी को खूब चिल्ला रही थी, क्योंकि जो भी इस मेडिकल स्टोर पर हुआ था वो सारी बातें घर तक पहुंच चुकी थी। नीला वैनी ने यहाँ पर कहा कि हमें लड़ाई और नहीं बढ़ानी है, इसलिए कोई भी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। सभी लोग यहीं पर घर आराम से रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि शिवा और उसके लोग जो है वो धीरे धीरे कराटे मास्टर के घर के अंदर घुस चुके थे। यहाँ नीला ने नोटिस कर लिया था। तभी अचानक जब उन लोगों ने हमला स्टार्ट किया ना, तो नीला जो है वो उन्हें बुरी तरह से पीटने लगती है। अब उन गुंडों को ऐसा लगा कि नीला वैनी जो है वो एक साधारण औरत है, वो तो शायद कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो उसे मारने वाले थे। लेकिन नीला वैनी इन सब की माँ है। वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से
पीटने लगती है। शिवा चुपचाप सी सारी चीजें देख रहा था और वो हैरान था कि आखिरकार ये तीनों इतने खतरनाक कैसे हैं। अब लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों ने यहाँ 5-6 लोगों को जान से ही मार दिया है। लेकिन अब बात जो है वो घर तक आ चुकी है, फैमिली तक पहुंच चुकी है और अब ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। इसलिए मास्टर कहते हैं कि हमें इनकी लाशों को ठिकाने लगाना होगा। बाहर जो गड्ढा खोदा गया था टॉयलेट के लिए, उसी गड्ढे में हम इनकी लाश को दफन कर देंगे। तो नीला कहती है कि 2 और जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं उन्हें भी हमें जान से ही मारना पड़ेगा। तब शिवा और उसका आदमी बाहर निकल कर आ जाता है जो कि सारी बातें सुन रहे थे। अब वो इनसे लड़ाई करने तो लगते हैं लेकिन उन दोनों को भी जान से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहम को एक शॉकिंग न्यूज मालूम चलती है। उसे मालूम चलता है कि उसकी वॉलेट में जो 100 का नोट था ना वो गायब है और अब उसे मालूम चलता है कि जो वॉलेट उसका था ना वो गलती से शिवा लेकर चला गया है और उसका वॉलेट जो है वो यहीं पर है। पर अब्राहम को वो 100 का नोट किसी भी हालत में चाहिए था, लेकिन वहां तो वो तीनों ही इन सभी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। टॉयलेट वाले गड्ढे में इन सभी लोगों को दफन कर दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे शहर के जब डीजीपी ने यहाँ पर अब्राहम की फोटो देखी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, क्योंकि अब्राहम को अभी तक कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। अब कृपा ने बार बार शिवा के पास कॉल लगाया, अपने लड़कों के पास कॉल लगाया, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। सबके मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो चुके थे। इसलिए वो अपने आदमी को उस जगह पर भेजते हैं जहां पर कि शिवा और उसके लड़के जो है वो अटैक करने के लिए गए थे। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर तो उनकी कार पंचर है और आसपास उन्हें ऐसी कोई भी जगह नजर नहीं आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने हमला किया होगा। तब उन्होंने दिमाग लगाया और उन्हें ऐसा लगा कि शिवा और उसके लोगों को पुलिस उठाकर लेकर गई होगी। कृपा यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है तो उसे ऐसा लगा कि शायद टॉबी ने ही ये सारी बातें पुलिस वालों को बताई होगी। तब वो अपना एक लड़का जो है पुलिस स्टेशन में भेजता है। पुलिस स्टेशन में जब टॉबी के बारे में पता किया जाता है तो टॉबी जो है वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं था। तब जाकर कृपा को ऐसा लगने लगा कि पुलिस वालों ने ही यहाँ उसके भाई शिवा और उसके लड़कों को उठाया है। तो वही मास्टर और नीला जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अगर उन्होंने एफआई कर दी तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी और वो पकड़े जा सकते थे। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में आकर कह देते हैं कि उन्हें कोई एफआईआर नहीं चाहिए है, क्योंकि नीला वैनी ने साफ मना कर दिया है। इसलिए टॉबी जो है वो रिहा होने वाला था। थोड़ी देर के बाद ही अरुणगिरी के पास कृपा का कॉल आता है। कृपा यहाँ अरुणगिरी से कहता है कि तूने मेरे भाई शिवा और उसके लड़कों को अपने पास हवालात में कैद करके रखा है, तुझे उसे छोड़ना होगा। लेकिन कृपा कहता है कि उसके पास ऐसे कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन तभी कृपा कहता है कि अगर उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा भाई और उसकी बीबी को जान से मार दूंगा। वो उसे वीडियो भी बताता है। लेकिन यहाँ अरुणगिरी को सचमुच उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। जब ये सारी बातें हो रही थी तब मास्टर और नीला उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तब यहाँ अरुणगिरी को समझ आ गया था कि टॉबी को जरूर सब कुछ पता होगा। इसलिए वो टॉबी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन टॉबी को तो कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद हम वरुण दयालन को देख पाते हैं जो कि अब्राहम के कॉल करता है। वो उससे कहता है कि हमें पैसेंजर बनकर ही फ्लाइट में जाना पड़ेगा और एक यही रास्ता बचा हुआ है। मेरा मैनेजर जो है वो तुम्हारे पास आता ही होगा। अब्राहम ये इसके लिए मान जाता है और उसने ये बात नहीं बताई थी कि 100 का नोट उसके पास नहीं है, क्योंकि अगर वो वरुण को बता देगा कि 100 का नोट उसके पास नहीं है तो वो उसकी जान ले लेगा। इसलिए यहाँ पर अब्राहम कृपा से कहता है कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, लेकिन अब मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि डीजीपी सर जो है वो अरुणगिरी के पास कॉल करते हैं और डीजीपी अरुणगिरी को बताते हैं कि तुम लोग अब्राहम को ढूंढ रहे हो। उससे पहले अब्राहम का एक किस्सा सुन लो। अब्राहम जो है वो बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। उसके लिए तो एनकाउंटर करने के ऑर्डर है। यहाँ पर वो बताता है कि एक बार की बात है जब अब्राहम को एक आदमी को मारने के लिए होटल में जाना था, लेकिन ये बात पुलिस को मालूम चल चुकी थी। तब 15 पुलिस वाले जो है वो उसे रोकने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ अब्राहम ने 16 लोगों को मार दिया था, 15 पुलिस वालों को, और जिसे वो मारने गया था उसे भी मार दिया है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब्राहम को हल्के में मत लेना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। जिसके बाद अब्राहम एक पुलिस वालों को पकड़ता है। पुलिस वाले से वो शिवा के बारे में पूछता है। शिवा के बारे में वो बताता है कि शिवा के पीछे वो जरूर गया था, लेकिन उसने देखा कि शिवा और उसके लोग जो है वो एक घर के अंदर गए हैं, लेकिन शायद उस घर से शिवा और उसके लोग जो है वो वापस नहीं लौटे।
तो यहाँ पर अब्राहम को ये बात तो मालूम चल चुकी है कि शिवा और उसके लोग जो है वो मास्टर के घर पर गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जी का एक स्टूडेंट है जो कि पुलिस में है और यहाँ मास्टर जी उससे मदद लेना चाहते थे, लेकिन वो उससे मिलकर ही बात करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से अकेले ही निकल जाते हैं उससे मुलाकात करने के लिए। और यहाँ घर पर नीला वैनी और नीला बिल्कुल अकेले थे। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई आता है और यहाँ नीला वैनी जो है वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है। तब हमें मालूम चला कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अब्राहम होता है। अब्राहम को देखकर यहाँ पर नीला समझ चुकी थी कि ये शिवा के लोगों का ही आदमी है। तब जाकर वो तैयार हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि इसे भी जान से मारना ही होगा। तब उनके बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। यहाँ नीला वैनी और नीला जो है वो यहाँ पर अब्राहम को बुरी तरह से पीट तो रहे थे, लेकिन अब्राहम भी बहुत खतरनाक है, वो उन्हें भी बुरी तरह से पीट रहा था। तभी यहाँ पर मास्टर जी के पास एक कॉल आता है जो कि उनके पड़ोसी का था। वो कहता है कि आपके घर से टीवी की बहुत तेज आवाज आ रही है। ये देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि घर पर कोई प्रॉब्लम है। तब वो वापस अपने घर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि अब्राहम जो है वो उसकी बीवी और बेटी को मार रहा है। तब मास्टर जी उसे बहुत ही बेरहमी से पीटने लगते हैं। पर एक ऐसा वक्त आता है जब अब्राहम ने इन सभी लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब्राहम उन लोगों में से नहीं है जो कि इन लोगों को घायल छोड़ देगा, वो तो यहाँ उन लोगों को जान से मारने वाला था। वो एक तलवार से नीला वैनी की तरफ बढ़ता है और जब वो उसे जान से ही मारने वाला था ना, तभी घर में रखी हमें एक फोटो को दिखाया जाता है जो कि मास्टर जी का भाई सिब्बू है। सिब्बू यहाँ पर घर वापस आ चुका था बिल्कुल सही समय पर और अब वो यहाँ अब्राहम से फाइट करने लगता है। सिब्बू जो है वो बहुत ही खतरनाक फाइटर है, उसने भी कराटे सीखा हुआ है, इसलिए वजह से वो अब्राहम को बहुत ही बेरहमी से पीटता है। इस तरह से अब अब्राहम जो है वो एकदम शांत हो चुका था, उसे जंजीरों से बांध दिया गया था और यहाँ मास्टर जी उससे पूछ रहे थे कि आखिरकार इंस्पेक्टर की पूरी फैमिली कहाँ पर मौजूद है। अब कृपा को कुछ और बातें मालूम चलती है। यहाँ उसका पहला आदमी उसे बताता है कि दरअसल में एक छोटी सी गलती हो गई है, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि वो हेडमास्टर की बेटी है। दरअसल में वो हेडमास्टर की बेटी नहीं बल्कि कराटे मास्टर की बेटी है। इतना बोलते ही जब बातें खत्म हुई ना, तभी नीला और मास्टर जी जो है वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर की कृपा और उसके गुंडे मौजूद थे। यहां पर नीला और मास्टर जी पहुंचते ही यहां पर सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। एक्चुअली वो यहां पर सिर्फ उन्हें मार पीट नहीं रहे थे बल्कि वो उन लोगों को जान से मार रहे थे। तब कृपा ने मास्टर को यहाँ सारी बातें बता दी थी, सारी डील के बारे में बता दी थी, उस 100 के नोट के बारे में भी बता दी थी जो कि शिवा के पास है, लेकिन ये बात यहाँ पर मास्टर जी कंफर्म करना चाहते हैं। तभी यहीं पर वरुण दयालन का मैनेजर भी आ चुका था। वो उसे भी बुरी तरह से मार पीट कर बंधक बना लेते हैं और अब नीला जो है वो चाचा जी के पास कॉल करती है और उनकी डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहती है ताकि शिवा के पास से वॉलेट मिल सके। जब वॉलेट मिला तो उसके अंदर से 100 का नोट भी मिला, मतलब कि कृपा जो है वो सही बोल रहा है। ये बात चाचा ने मास्टर को बता दी थी। कृपा ने उन्हें ये भी बता दी थी कि ओपल डायमंड के पीछे एक बहुत बड़ी माइनिंग छिपी हुई है और अगर माइनिंग हुई तो 1300 लोग मारे जाएंगे। ये बात अब जब मास्टर को मालूम चली और नीला को मालूम चली तो नीला और मास्टर जी हैरान रह चुके थे। तो इन लोगों को तो वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले थे। तब यहाँ पर नीला और मास्टर ने इन दोनों को ही जान से मार दिया था और अब पुलिस वालों को पुलिस इंस्पेक्टर की फैमिली के बारे में भी बता दिया था जो कि यहीं पर बंधे हुए थे। पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों को वहां से बाहर निकालती है, जिसके बाद वरुण दयालन के पास माइनिंग मिनिस्टर का कॉल आता है। माइनिंग मिनिस्टर कहता है कि ये सब कुछ न्यूज पे क्या चल रहा है, तुम 1000 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में वाइट करके डाल पाओगे या फिर नहीं, बता दो वरना वो कुछ और भी कर सकता है। ये सारी बातें दयालन को समझ आ चुकी है कि अगर उसने 1000 करोड़ माइनिंग मिनिस्टर के बैंक अकाउंट में नहीं डाले तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहीं अरुण गिरी जो है वो इस केस को बहुत ही सीरियस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस जगह पर ये सारी फाइट हुई है उस जगह के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो ताकि हम पता कर सके कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज निकालने लगते हैं, लेकिन दुकानदारों ने बताया कि आपसे आने से पहले ही कुछ पुलिस वालों ने वो अपने साथ लेकर चले गए।
यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वो लोग वरुण दयालन के लोग थे जो कि पुलिस बनकर उन दुकानदारों के पास गए थे और सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए हैं। अब उन टाइमलाइन को जब सीसीटीवी फुटेज पर चेक किया जाता है तो मालूम चला है कि उस टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग ही आए हैं, लेकिन जो स्कूटी पर लोग थे ना, उन पर उन्हें शक नहीं जाता है, बाकी के सभी लोगों को वो लोग उठा लेते हैं। तो भाई मास्टर जी की पूरी फैमिली भी एक अलग तरह की प्लानिंग कर रही थी। उन्हें उन 1300 लोगों के बारे में मालूम चल गया था और अगर ये सारे चीजें मास्टर और उसकी फैमिली को मालूम चली है तो वो इतने आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उस मैन आदमी को हम मार कर रहेंगे, उससे पहले वो लोग अब्राहम को उसी गड्ढे में दफना देते हैं। दूसरी तरफ वरुण दयालन ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले उन सभी लोगों को उठा लिया था, सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी और नीला को ही छोड़ दिया था। लेकिन वहां एक बंदे ने बताया कि दरअसल में वो स्कूटी वाला आदमी ही उस सुनसान जगह पर गया हुआ था। तब यहाँ दयालन को समझ आ जाता है कि उस स्कूटी वाले बंदे ने ही ये सब कुछ किया है। ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर मास्टर जी खुद वरुण दयालन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ वरुण दयालन के लोग जो हैं वो मास्टर जी के घर तक पहुंच चुके थे इन सभी लोगों को मारने के लिए। वो लोग बहुत सारे थे, लेकिन घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीलावेनी और सिब्बू ही मौजूद है। नीलावेनी ने सिब्बू से कहा कि ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें इन्हें जान से नहीं मारने हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मास्टर जी ने नीला से कहा कि ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से एक इंसान को भी हमें जिंदा नहीं छोड़ना है। जिसके बाद यहाँ कमाल की फाइट होती है। दूसरी तरफ सिब्बू और नीलावेनी भी उन वरुण दयालन के लोगों को बुरी तरह से पीट रहे थे। यहाँ वरुण दयालन के सभी लोग खत्म हो चुके थे। आखिर में सिर्फ और सिर्फ वरुण दयालन ही बचा था, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक है। शुरुआत में तो वो नीला और मास्टर जी के ऊपर खूब भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में नीला और मास्टर जी ने उसे जान से मार दिया था। साथ ही यहाँ हमें बताया गया कि उस रात नीला ने चाचा जी के पास कॉल करके कह दिया था कि वो 100 के नोट को जला दे ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। तब चाचा ने ऐसा ही किया था, 100 का नोट जला दिया था। इस तरह से उन्होंने 100 का नोट जलाया और वरुण दयालन को भी खत्म कर दिया था। 3 महीने के बाद अरुण गिरी के पास न्यूज गई है कि वरुण दयालन जो है वो मारा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मास्टर जी और उनकी पूरी फैमिली का नाम जो है वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं आया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।